जय जय सीताराम। नर्मदे हर। नेपाल पदयात्रा सत्संग में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस समय हम नेपाल के राजमार्ग पर हैं, नेपाल की गलियों में हैं, नेपाल के जंगलों में हैं, नेपाल के पहाड़ों में हैं, नेपाल के गांवों में हैं और नेपाल की रफ्तार के साथ हैं, नेपाल की गति के साथ हैं। पहला धाम वाराह धाम करने के बाद अब पशुपतिनाथ के लिए निकले हैं, काठमांडू के लिए निकले हैं। ये जो मदन भंडारी मार्ग है, राजमार्ग है, ये ले जाकर हमें जो पशुपतिनाथ का हाईवे है जो जनकपुर से काठमांडू के लिए जाता है उसमें जोड़ेगा। एक तो ये मार्ग है कि इस सड़क से होते हुए सीधे हम राजमार्ग का सहारा ले और काठमांडू तक पहुँचे। और दूसरा रास्ता ये है कि ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों में से कोई छोटा सा रास्ता खोजा जाए, इन पहाड़ों को पार किया जाए और अगले पहाड़ की पीठ पर बैठा जाए। फिर इसी तरह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को निहारते हुए काठमांडू तक की यात्रा की जाए। ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये पर्वत श्रृंखला महाभारत पर्वत श्रृंखला है। यहाँ यही पर्वत श्रृंखला आगे ले जाकर काठमांडू से जोड़ती है। तो अगर इस पर्वत श्रृंखला के सहारे हम चलते रहेंगे तो काठमांडू आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन इसमें ख़तरा ये है कि इसमें हम कहीं भी भटक सकते हैं, कहीं भी रास्ता छूट सकता है और जंगल हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। जंगली जानवर भी होंगे और कुछ समस्या खाने पीने की भी आएगी। पानी भी नहीं मिलता अगर हमें पता नहीं है कि कहाँ जल का स्रोत है। इसलिए अभी तो कोशिश है कि इस सड़क मार्ग से ही आगे बढ़ें। फिर जैसा स्थानीय लोग अगर मदद करते हैं इन पहाड़ों को पार उतरने में तो उनकी मदद लेंगे। ये जो मदन भंडारी मार्ग है इस तरह से वनों और पहाड़ों के बीच से गुजरता है कि देखना बहुत सुंदर लगता है। हरियाली के बीच से एक काली सड़क कभी ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे उतरती है और अपने में आकर्षित किए रहती है, सम्मोहित किए रहती है। सुबह जब चलते हैं तब सूरज पीठ पर होता है। वाराह के लिए जा रहे थे तो पूर्व दिशा की ओर थे। अब जब पशुपति के लिए बढ़ रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। जब पश्चिम की ओर चलते हैं तो सूरज पीठ पर होता है। जैसे बैग पीठ पर लदा होता है, ऐसा लगता है कि सूरज भी पीछे से सहायता कर रहा है, पीठ पर है और धकेल रहा है आगे के लिए। इस समय लौटते समय पूरी चढ़ाई है, ज़्यादातर चढ़ाई है। गाड़ियाँ भी बहुत रफ्तार से नहीं चल पाती। छोटी गाड़ियाँ तो चढ़ जाती हैं, लेकिन भरी हुई गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चलती हैं। ऐसे में किसी पदयात्री के लिए थोड़ा कठिन होता है इसे चढ़ना। और जब पीठ पर कुछ बोझ हो तो चढ़ाई और भी मुश्किल लगती है और भी कठिन लगती है। लेकिन अगर ये इस पहाड़ पर ये वृक्ष नहीं हो, शाल के इतने घने वन नहीं हो, रुद्राक्ष नहीं हो, तो संभवतः इस पहाड़ को पार करना असंभव हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। क्योंकि तब ये इस तरह से ऊसर जैसा दिखेगा, बंजर जैसा दिखेगा कि इसमें फिर मन नहीं लगेगा। अभी तो मन लगाने के लिए यह हरियाली है, सुबह का दृश्य है और चलते रहने का एक संकल्प भी है। ये तय है कि चलना है और चलते रहना है। जिस पहाड़ को चढ़ना हमारे लिए मुश्किल काम है, बहुत कठिन है, उस पहाड़ को यहाँ गांव के लोग रोज़ ही चढ़ते हैं। नीचे गांव से यहाँ घास लेने के लिए आते हैं। घास क्या, इन पेड़ों की पत्तियाँ लेने के लिए आते हैं
और अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते हैं। गांव की महिलाएं ये काम बहुतायत में करती हैं। वो इतनी सक्षम हैं, इतनी सुदृढ़ हैं और मानसिक रूप से भी इतनी ताकतवर हैं कि वो ऐसा कर पाती हैं। गांव के वही लोग बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। गाड़ियां अगर लापरवाही से चलाई गईं तो कहीं भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती हैं, नीचे उतर सकती हैं और दूसरे वाहनों से भी भिड़ सकती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कई बार लोग नशे में होते हैं, दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन चलाते हैं और अपना संतुलन खो देते हैं, फिर जाकर किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं। ये जो गाड़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं, ये वही गाड़ियाँ हैं जो कभी हादसे का शिकार हुई थीं और जिनमें इन्हें चलाने वाले काल कवलित हुए थे। इसलिए इन्हें यहाँ पर लगा के ये बताने की कोशिश की गई है, ये सतर्क करने की कोशिश की गई है कि धीरे चलें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। ज़िंदगी रहेगी तो गति भी रहेगी। ये मति अगर सही रहेगी तो गति भी सही रहेगी। नेपाल के कोशी प्रदेश में ये उदयपुर ज़िले का हिस्सा है। मुरकुची से नेपाल टार की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुरकुची जैसे ही छोड़ते हैं तो पहाड़ी शुरू हो जाती है और घना वन भी शुरू हो जाता है। वैसे तो नेपाल टार तक इसी तरह का वन देखने को मिलेगा, इसी तरह की हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन लगभग 6-7 किलोमीटर तक इसी तरह घना जंगल देखने को मिलेगा। इसी तरह घने जंगल के बीच से सड़क गुजरेगी और इसी तरह घना जंगल हमें सम्मोहित करते हुए, आकर्षित करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये वन ही है, ये हरियाली ही है जो इस पहाड़ को चढ़ने की सामर्थ्य देती है, उसकी शक्ति देती है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे शाल वृक्ष हैं तो दूसरी तरफ धार से नदी की गहराई जो बन गई है, पहाड़ी नदियों ने जिस तरह से एक रास्ता बना दिया है, उसकी गहराई भी है और उस गहराई के साथ साथ बहुत हरे भरे वृक्ष भी हैं। तो इस पूरे मार्ग पर इस तरह का सम्मोहन है और यही सम्मोहन नेपाल बुलाता है। यही सम्मोहन इस नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में आमंत्रित करता है और यही सम्मोहन तीर्थ यात्राओं को माध्यम बनाकर अपने आप को दिखाने के लिए हमें अपने पास रोकता है। पहाड़ और वन अगर लंबी दूरी के हों तो सबसे मुश्किल जल की तलाश होती है। ऊपर के पहाड़ों पर, वराह क्षेत्र इत्यादि में या हिमालय की ऊपरी श्रृंखलाओं में पहाड़ों से वैसे भी जल की धाराएं गिरती रहती हैं, लेकिन जो थोड़ा निचले हिस्से हैं यहाँ पर जल का संकट होता है। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको ये पता है कि जल की धाराएं पहाड़ के किस क्षेत्र में अभी भी जीवित हैं, वर्षा काल के बाद ग्रीष्म काल में भी कहाँ पर जल की धाराएं अभी भी शेष हैं, वहाँ आकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जब यहाँ से वाराह क्षेत्र के लिए जा रहे थे तब ये झरना हमें दिखा था। तब ये अंदाज़ा नहीं था कि लौटते समय इसी झरने से अपनी प्यास के लिए गिलास भर पानी मांगना पड़ेगा, अपनी तृष्णा को तृप्त करने के लिए इसके घाट पर आना पड़ेगा। मदन भंडारी मार्ग में जब ये पहाड़ चढ़ रहे हैं तब ये झरना हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। और हमारे लिए नहीं, यहाँ पहाड़ पर जो पत्तियाँ तोड़ने के लिए लोग आते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए लोग आते हैं, उन सबके लिए भी ये झरना प्यास तृप्त करता है और उन सबके लिए भी ये एक तरह से वरदान की तरह होता है। जो पर्यटक आते हैं, अब क्या करने के लिए आते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए तो खैर ये सारा वातावरण है ही अच्छा। जब हम पदयात्रा में होते हैं और ख़ासकर पहाड़ों की पदयात्रा पर होते हैं, तब इसी तरह धरती हमारा आसन हो जाती है। कहीं भी सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और इस काया को तनिक सा विश्राम देते हैं, साथ ही जलपान करते हैं। वही जल जो पहाड़ों ने हमें दिया है, वही जल जो इस घने वन ने हमें अपनी धार के रूप में दिया है, उसे ग्रहण करते हैं और साथ में कुछ बाल भोग करते हैं। बाल भोग क्या, रात को चना गला देते हैं,
अपने पात्र में भिगो देते हैं और सुबह भूख लगने पर ऐसे ही किसी स्थान पर बैठकर पा लेते हैं। इस क्षुधा को शांत करते हैं, शरीर को तनिक सी ऊर्जा देते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। लगभग पिछले 1.25 महीने से नेपाल की पदयात्रा पर हैं। नेपाल की यात्रा चल रही है। इन 1.25 महीनों में पहले नेपाल का दक्षिणी हिस्सा, जिसे मिथिलांचल कहते हैं, और जो माँ जानकी की जन्मभूमि है, वहाँ भ्रमण करने को मिला, वहाँ की परिक्रमा करने का सुअवसर मिला। और इसके बाद पूर्वी नेपाल के हिस्से में आए, जिसे कोशी प्रदेश कहते हैं। ये कोशी प्रदेश मुख्य रूप से माँ कोशी के कारण जाना जाता है, सप्तकोशी के कारण जाना जाता है, कौशिकी के कारण जाना जाता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। वाराह क्षेत्र है और रामधुनी है, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं धुनी जलाई थी। इसके अलावा पिंडेश्वर महादेव हैं, जहाँ भगवान शिव ने स्वयं अमृत से ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था, शिवलिंग का निर्माण किया था। तो ये पूरा क्षेत्र भ्रमण करने का सौभाग्य मिला। और इस भ्रमण के बाद अब पशुपति क्षेत्र की ओर जाना हो रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पैदल चलते हुए एक सीमा होती है अपनी गति की, अपने सामर्थ्य की, अपने शक्ति की। उस सीमा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 12 दिन लगे। अभी हम जहाँ हैं, नेपाल टार के लगभग आसपास, यहाँ से यही कोई 225 किलोमीटर, 250 किलोमीटर काठमांडू है। पशुपतिनाथ के दर्शन हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ये जो समय लगता है, ये समय व्यर्थ नहीं होता। ये समय इस तरह की हरियाली में होता है। ये समय इस तरह नेपाल के दुर्गम क्षेत्रों के दर्शन के लिए होता है। और इस पदयात्रा का लाभ तभी है जब ये दर्शन हमारे भीतर उतरे, जब ये दृश्य हमारी आत्मा में उतरे, जब ये प्रचुर संपदा प्रकृति की हमारी स्मृति में संचित हो जाए। इन वनों में वैसे तो बड़े वृक्ष हैं, लेकिन छोटे छोटे खजूर के वृक्ष भी हैं। ये खजूर के पेड़ चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरे वन में फैले हुए हैं। और ये खजूर फलते भी बहुत छोटे छोटे हैं। इनके जो फल हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं, कसैले हैं। कहते हैं कि जब ये पक जाते हैं, इनमें पीलापन आ जाता है, लालिमा आ जाती है, तब इनमें मिठास भी उतर आती है। अब इनकी मिठास अगर ये दूसरे हिस्सों में होंगे, मुक्तिनाथ के क्षेत्र में होंगे, पशुपति के क्षेत्र में होंगे, तो इनकी मिठास हमें मिलेगी। अभी तो केवल इन पेड़ों का दर्शन मिल रहा है और अगर खाएं तो इनका कसैलापन मिल रहा है। इसके पहले के 2 सत्संग हमने नदियों के किनारे किए थे। पहले माँ त्रियुगा के साथ साथ चलते हुए आपसे कुछ बातचीत की थी। फिर इसके बाद सप्तकोशी की गोद में बैठकर, उसके आंचल में बैठकर, उसकी शीतल लहरों के साथ संवाद किया था। ये बातचीत हम सड़क के साथ करना चाहते थे, सड़क पर चलते हुए करना चाहते थे, क्योंकि यही वो सड़क थी जो हमें आगे लेकर गई थी, वाराह क्षेत्र के लिए लेकर गई थी। और यही वो सड़क है जो अब हमें पशुपतिनाथ के लिए लेकर चल रही है। इसलिए इस सड़क के साथ संवाद आवश्यक था। इस सड़क पर चलते हुए हम, जैसा कि आपसे पहले भी कह चुके हैं, कोशी प्रदेश से परिचित होते हैं, इसके वन प्रांतर से परिचित होते हैं और यहाँ की लोक संस्कृति से भी परिचित होते हैं। इस सड़क पर चलते हुए ही तमाम लोगों से मिलना होता है, तमाम तरह की जो संस्कृति है, पहनावे हैं, उसके दर्शन होते हैं। और साथ ही इस शोर के बीच अपनी बात कह पाने का कुछ सामर्थ्य भी होता है। तो ये थी बातचीत सड़क के किनारे की। आगे फिर कहीं किसी जगह पर
किसी वन के साथ, किसी पहाड़ के साथ बातचीत होगी। लेकिन अगर आप विस्तृत ब्लॉग देखना चाहते हैं और तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं, जिस अंदाज के लिए, जिस स्वरूप के लिए आप इस अकिंचन को जानते हैं, अगर उस अंदाज के साथ, उस स्वरूप के साथ तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं, तो ओम दर्शन पर अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे ही ये पदयात्रा हमारी संपन्न होगी, इसकी पूर्णाहुति होगी, इसके बाद ही हम वहाँ पर आपको कुछ दर्शन करा पाएंगे, नेपाल की पदयात्रा दिखा पाएंगे। आज इतना ही। सीताराम। नर्मदे हर।